हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सभी बढ़िया है? तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। काफ़ी समय हो गया दोस्तों, आप लोगों को पता है मैं दिल्ली गया हुआ था, है ना, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था। इस वजह से अपना जो क्लास थी नहीं हो पाई थी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे थे ना, तो इसकी क्लास नंबर 3 हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक जो पढ़ाया उसको मैं रिवाइज करवा देता हूं। जल्दी जल्दी बताइए, एसिड के बारे में हमने क्या क्या जाना? सर कुछ नहीं जाना, हमने तो बस सर ये जाना है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, सौर होते हैं। और क्या जाना? सर आपने बताया था अगर हम लोग किसी अम्ल को पानी में डालते हैं तो ये क्या त्याग करते हैं? हाइड्रोजन आयन। कुछ अम्ल पानी में डालने पर ज्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं, कुछ अम्ल पानी पे डालने पर कम हाइड्रोजन आयन देते हैं। उसी आधार पे दो टाइप के एसिड थे, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल, और एक कैसा था आपका? वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल। बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड के 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, याद है या नहीं है? बताओ। नाइट्रिक एसिड बहुत बढ़िया, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत बढ़िया, और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। केवल 3 एग्जाम्पल बताए थे ना? जी सर, आपने 3 ही एग्जाम्पल बताए थे। उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कई बार हम लोग अम्ल को काफी पतला कर देते हैं, कई बार अम्ल गाढ़ा रहता है। तो उस आधार पे मैंने आपको बताया था, एक तो होता है कंसंट्रेटेड एसिड यानी सांद्र अम्ल, गाढ़ा अम्ल, और एक था आप लोगों का डाइल्यूट एसिड यानी तनु अम्ल। बोलो यार, बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? ये चीजें क्या हमने ये चीजें पढ़ी थी क्या? सब भूल गए? दोस्तों मैंने आपको बेस यानी क्षारक के बारे में भी कुछ बताया था। क्या बताया था? क्षारक जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है सर। जो क्षारक होते हैं, जो बेस होते हैं, जब इनको पानी में डालोगे तो ये हाइड्रोक्साइड आयन, इस आयन का नाम क्या था? हाइड्रोक्साइड आयन का क्या करेंगे? त्याग करेंगे। जो पानी में डालने पर ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस थे, प्रबल क्षारक थे। जो पानी में डालने पर कम हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो कैसे क्षारक थे? दुर्बल क्षारक थे। बताओ। तो एसिड और बेस के बारे में इतनी बातें हम लोग कर चुके थे। बात क्लियर है? चलिए दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैं क्या आप लोगों को सॉल्ट के बारे में भी दे दूं क्या? लवण के बारे में भी दे दूं क्या? क्योंकि इस चैप्टर का नाम हमारा क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड के बारे में थोड़ी जानकारी दे दी, थोड़ी जानकारी बेस के बारे में दे दी, तो आइए थोड़ी सी जानकारी सॉल्ट यानी लवण के बारे में भी ले लेते हैं। दोस्तों होता क्या है, जब हम लोग किसी एसिड और बेस को मिलाते हैं, ध्यान से आप लोग समझना, जब हम लोग किसी एसिड और बेस को मिलाते हैं, जब अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं, तो क्या होता है? चलिए दोस्तों, है ना, तो हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्ट यानी लवण क्या होता है। देखो दोस्तों, जब हम लोग एसिड और बेस को मिलाते हैं यानी अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है बताइए?
तो बनता है पानी, वाटर का निर्माण होता है, और साथ में एक पदार्थ और बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं सॉल्ट यानी लवण। यानी लवण के बारे में हमको एक चीज समझ में आ गई क्या? लवण का निर्माण कब होता है? जब एसिड और बेस को मिलाते हैं, जब अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं। एक बच्चा बोल रहा है पीरियोडिक टेबल कब पढ़ाएंगे? राकेश जी बीच में बंद करके पहले वो पढ़ा दूं क्या, बताओ? ये जो अम्ल, क्षारक और लवण चल रहा है ना, ये चैप्टर तो अपन बंद कर देते हैं बीच में, है ना? और आप जो बोल रहे हैं पहले वो शुरू कर लेते हैं। कर ले क्या ऐसा, बताओ? तो जब ये चैप्टर खत्म होगा फिर आएंगे ना अगले चैप्टर पे। ऐसे क्यों करते हो आप लोग? पहली बात। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी। कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं? योगेश धाकड़ बोल रहा है रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है योगेश जी, रिकॉर्डेड है, कोई बात नहीं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी बच्चे को सिलेक्शन लेना है क्या? सिलेक्शन लेना है क्या? लेना है क्या? तो बेटा सिलेक्शन केवल एक चीज से होगा, जो आपके सिलेबस में है वो पूरा आप लोग अच्छे से पढ़े, उसको अच्छे से रिवाइज करें। अगर आप चाहते हो कोई नारा लगाने से सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। आप क्लास में कमेंट ये करो कि सर क्या हाल चाल है, उससे हो जाएगा, नहीं होगा। आप मुझे 4 कमेंट मुझे गाली बक दो, उससे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप मुझे बोल दो यू आर द बेस्ट टीचर, उससे हो जाएगा, नहीं होगा। तो सिलेक्शन केवल इस चीज से होगा। और अगर आप चाहते हो कि हाँ सर आप पढ़ाने पे ध्यान दो, हमको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराओ, वैसे होने भी वाला है, तो अब मैं ये काम कर लूँगा। अगर आपके पास में कोई और तरीका है कि नहीं सर मेरे पास तो ये तरीका है, पिताजी की जैक है, माताजी की जैक है, या सर हमको तो ज़रूरत ही नहीं है, तो वो बता दो, फिर वो तरीका अपना लेते हैं, है ना बेटा? बताओ। रेलवे आंदोलन ये कर करके सब टीचरों ने तुम्हारा बेवकूफ़ बना दिया। सबका नहीं, जो 3-4 मैं बोलूँगा, ठीक है? कुछ नहीं, सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, किसी को कुछ मतलब नहीं है बच्चों से। रियलिटी है। जब मैं उधर गया तब मुझे एहसास हुआ, हालांकि मुझे पहले भी पता था, लेकिन मुझे पता है अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आप बच्चे बोलोगे कि सर आप हमारे साथ नहीं हो, है ना? क्योंकि आप तो चीज़ उसी से जज करते हो कि कौन उधर जाके रील बना रहा है, कौन उधर जाके वीडियो बना रहा है। एनीवे, तो बेटा बस मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप और आपका परिवार केवल उनका ध्यान रखिए, वो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। आपके परिवार के ध्यान रखने का मतलब क्या है? आप सिलेक्शन लोगे तभी तो आपके माता पिता भी खुश रहेंगे, है ना? वो आपके पड़ोसी को भी आपके ताने नहीं दे पाएंगे। और सिलेक्शन लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पढ़ाई करना। तो आप लोग प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है? चलिए आ जाओ, चलो आ जाओ। तो मैंने आपको सॉल्ट यानी लवण के बारे में एक छोटी सी बात बताई, क्या? कि गुरुजी लवण का निर्माण किससे होता है? एसिड और बेस से होता है। बात आगे समझ में? ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे दोस्तों आप लोग मुझे एक चीज बताओ, आप कोई खट्टी चीज खा रहे हो, आपके पास में मान लीजिए ये एक जूस है, बहुत ज्यादा खट्टा है, बहुत ज्यादा खट्टा है, बहुत बढ़िया। दोस्तों यहां पर एक ग्लास में आपके पास में क्या है? क्या है? मान लो बहुत मीठा जूस है, बहुत मीठा जूस, या फिर आप लोग मान लो पानी में आपने चीनी घोल रखी है। दोस्तों आप लोग इसको पियोगे आपको खट्टा लगेगा, इसको पियोगे आपको बहुत मीठा लगेगा। तो अगर मैं दोनों को मिलाऊं तो क्या कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं क्या खट्टे का प्रभाव कम हो रहा है, या मैं बोलूं मीठे का प्रभाव भी कम हो रहा है? क्या दोनों एक दूसरे की क्षमता को कम कर रहे हैं? क्या दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं? क्या न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या है? उनको शांत करना। तो कुल मिला के जब हम लोग एसिड और बेस को मिलाते हैं, बेस एसिड के इफेक्ट को कम करता है, एसिड बेस के इफेक्ट को कम करता है, यानी इन दोनों को मिलाना कहीं ना कहीं एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन ही तो है। दोनों को उदासीन करना ही तो है कि दोनों अपनी शक्ति को कम करो। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं।
तो लवण एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण होता है अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से, और इस अभिक्रिया को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब किसी एसिड और बेस को मिलाते हैं तो आपको क्या मिलता है पदार्थ? वाटर एंड सॉल्ट, यानी पानी एवं लवण। यहां तक कोई दिक्कत है? एक छोटी सी बात है जी सर, चलो आ जाओ। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप कर पाते हो क्या? जब एग्जाम में जाओगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, बताओ। अम्ल और क्षार के बीच में, या अम्ल और क्षारक बोल दो, है ना, मैंने आपको बताया ना, बेसिकली बेस की सही हिंदी अनुवाद क्षारक होता है। और दोस्तों कुछ बेस होते हैं जो पानी में नहीं घुल पाते, कुछ बेस होते हैं पानी में घुल जाते हैं, तो जो घुल जाते हैं उन्हीं बेस को हम लोग अल्कली यानी क्षार के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के क्षार जो है वो भी एक प्रकार के क्या है, अल्कली जो है वो भी एक प्रकार के बेस है ना, तो आप कंफ्यूज मत हो ना बार बार। चलो, तो बेसिकली अम्ल और क्षारक के बीच की जो अभिक्रिया होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, ये इसी बार क्वेश्चन पूछा गया, आप कर सकते हो क्या? जब अम्ल क्षारक के साथ में अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद का निर्माण होता है? क्या बनता है? दो चीजें बनती है, सॉल्ट एंड वाटर। आगे बात समझ में? लेकिन दोस्तों अगर ईमानदारी की बात बताऊं तो आपको सही में अभी ये पता नहीं पड़ा है सॉल्ट यानी लवण होता क्या है ना। अभी तो बस मैंने आपको एक बेसिक सी चीज बता दी कि एसिड और बेस के निर्माण से एक पदार्थ का निर्माण होता है। एक तो पानी का होता है, साथ में पानी के साथ में एक पदार्थ और होता है जिसको सॉल्ट यानी लवण बोलते हैं। लेकिन अभी भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया। बोलो बात सही है या नहीं है? तो चलो इस सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये क्या है? एक अम्ल है या एक क्षारक है? एक एसिड है या बेस है? बताओ, बोलते नहीं हो सर। एक एसिड है, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये क्या है? ये क्या है? ये एक बेस है, ये एक क्षारक है, और ये पानी में घुल जाता है तो इसको आप लोग अल्कली भी बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, क्लियर है? वेरी गुड। दोस्तों क्या एसिड जो होते हैं क्या वो हाइड्रोजन आयन त्याग करते हैं क्या? बोलो यस और नो, बोलो। और दोस्तों क्या जो बेस होते हैं क्या वो ये हाइड्रोक्साइड आयन त्याग करते हैं क्या? तो जब हम लोग दोनों को मिलाएंगे कहीं ना कहीं इससे हम लोगों को ये मिल रहा है, इससे हम लोगों को ये मिल रहा है। क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज है क्या? धनावेश है क्या? क्या इस पे नेगेटिव चार्ज है क्या? ऋणावेश है क्या? क्या मतलब ये एक धनायन है, ये एक ऋणायन है, ये कैटायन है, ये एक एनायन है। क्या इनके ये आपस में जुड़ेंगे क्या? इनके बीच में अट्रैक्शन होगा क्या? तो दोस्तों ये जुड़ के क्या बना लेते हैं? H2O बना लेते हैं। ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है? ठीक है दोस्तों, HCl का निर्माण किससे होता है? H प्लस और Cl माइनस से होता है। मतलब ये HCl में बेसिकली किससे मिलके बना हुआ है? इससे और इससे मिलके बना हुआ है। ये जो NaOH है किससे मिलके बना हुआ है? Na प्लस और OH माइनस से मिलके बना हुआ है। आगे बात समझ में? तो दोस्तों इसने और इसने दोस्ती कर ली, बचा कौन? ये और ये। तो ये और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो मेरा देखो, आप कुछ मत समझो, मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है? टेंशन मत लो, ध्यान से समझो। दोस्तों हमने क्या करा? इस अम्ल की अभिक्रिया करवाई इस बेस से यानी इस क्षारक से। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? पानी, साथ में एक पदार्थ बनता है जिसे सॉल्ट यानी लवण बोलते हैं। तो यानी यहां पर ये वाला सॉल्ट बना है। बोलो बोलो सर, एग्जाम सर पे, आपने अभी तक बुक लॉन्च नहीं किया, हम पढ़ाई कैसे करेंगे? तुम्हारा तो बेटा वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? पढ़ाई कैसे करेंगे? ये क्या चल रही है तुम्हारी, है ना? ये क्या चल रहा है? पढ़ाई थोड़ी चल रही है। नहीं सर, जिस दिन बुक आएगी ना उस दिन मैं पढ़ाई करूंगा। तुम्हारा वैसे नहीं हो सकता, सिलेक्शन दिखवा लो। तुम कुछ नहीं, जिस दिन बुक होगी मुझे 200-300 रुपये दे के जाओगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ठीक है?
मतलब पूरा कोर्स खत्म होने वाले पर और तुम ऐसे कमेंट कर रहे हो सर मैं तो पढ़ाई नहीं हो पा रही, जब बुक आएगी तभी करूँगा। शर्म है तुम्हारे पे? माता पिता के पैसे खराब कर रहे हो इधर। ठीक है, तो कुल मिला के ये एक सॉल्ट है, लवण है। तो दोस्तों अब लवण के बारे में आप कोई और चीज बता सकते हो क्या? ये मत बताना सर जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराते हैं तो पानी बनता है, पानी के साथ में एक पदार्थ बनता है जिसको लवण बोलते हैं। अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों लवण को अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे इस वाले सॉल्ट की बात करी जाए, इस वाले लवण की बात करी जाए, ये किससे मिलके बना हुआ है? Na+ और Cl- से। मतलब ये क्या कौन से आयन से मिलके बना हुआ है? एक तो इस वाले आयन से और एक इस वाले आयन से। बोलो यस और नो। दोस्तों जितने भी सॉल्ट होते हैं ना वो आयन से बने होते हैं, वो आयन से बने होते हैं। जैसे ये वाला सॉल्ट इन दो आयन से मिलके बना हुआ है। तो सॉल्ट के बारे में मैं एक चीज और बता दूं क्या, कि ये बेसिकली क्या होते हैं? आयन से बने होते हैं। आ गई बात समझ में? आयन से बने होते हैं। और दोस्तों ऐसे मतलब ये ऐसे यौगिक जो आयन से बने होते हैं उसे आयनिक यौगिक बोलते हैं। तो ये जितने भी सॉल्ट होते हैं वो एक प्रकार के क्या होते हैं? आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। क्लियर है? चले आगे। ठीक है, आगे बात समझ में? तो जो चीज मैंने आप लोगों को बताई कि जो लवण होते हैं ना, लवण सॉल्ट, वो बेसिकली धनायन और ऋणायन से बने होते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? और तो हम लोग बोल सकते हैं, और ये आयन किससे मिलते हैं? अम्ल से और क्षारक से मिलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सॉल्ट के बारे में मैंने एक बेसिक सी चीज बता दी। अब बात करते हैं एसिड और बेस के बारे में। मैंने बेसिक सी चीज बताई थी कि ये खट्टे होते हैं, ये कड़वे होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं। अब बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, इनके रासायनिक गुण की। सर रासायनिक गुण का मतलब क्या है? कि जब किसी एसिड की अभिक्रिया किसी धातु से करवाएंगे तो क्या मिलेगा, इसकी अभिक्रिया जब किसी धातु से करवाएंगे तो क्या मिलेगा, इसकी अभिक्रिया इससे करवाएंगे तो क्या मिलेगा, इसकी अभिक्रिया उससे करवाएंगे तो क्या मिलेगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आगे बात समझ में? क्लियर है? आ जाओ। चलो तो बात करते हैं सबसे पहली, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया जब मेटल से करवाएंगे तो क्या होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये वाली, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझने जा रहे हैं कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाएंगे तो क्या होगा, या जब बेस क्षारक की अभिक्रिया धातु से करवाएंगे तो क्या होगा। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया हम लोग किसी मेटल यानी किसी धातु से करवाते हैं तो क्या बनता है? एक लवण बनता है, एक सॉल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। दोस्तों कितने बच्चे ये चीज ध्यान रख सकते हैं कि जब अम्ल और धातु की अभिक्रिया होती है तो क्या पदार्थ बनते हैं? कौन कौन बच्चे याद रख सकते हैं? ये याद रख सकते हैं? एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बताइए जब धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल से करवाते हैं या अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाते हैं तो कौन सी गैस का निर्माण होता है? ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसके साथ में एक लवण भी बनता है। आगे बात समझ में? क्या ये एक चीज याद रख जाएगी? किस किस को याद रह जाएगी? अगर किसी को याद रह जाएगी तो एग्जाम में क्वेश्चन कर लेगा, अगर नहीं याद रहेगी तो फिर मैं क्या बोलूँ यार, है ना? प्यार प्यार से बोल रहा हूँ, याद रखनी है। जब अम्ल धातु के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? इस बार का क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और साथ में एक सॉल्ट यानी लवण भी बनता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी गुड यार, आप तो कर पा रहे हो। ठीक है, आप तो कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया। आ जाओ। ठीक है, अब गुरुजी मुझे ये बताओ कि जब कोई बेस यानी जब कोई क्षारक धातु के साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही थी वही चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। वहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। वहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस के साथ में सॉल्ट बन रहा था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस के साथ में सॉल्ट बन रहा था। क्या चीज़ें आसान है क्या? किस किस बच्चे को याद रह जाएगा कि जब एसिड की अभिक्रिया मेटल से कराते हैं तो क्या होता है, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो क्या होता है, और जब क्षारक की अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो क्या होता है? क्लियर है?
आगे बात समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ। तो सर अब उदाहरण समझते हैं, ठीक है। चलो अब अपना सारा ध्यान आप लोग इधर रखिएगा। दोस्तों 3 एग्जाम्पल बता रहा हूं, तीनों आप लोगों को ध्यान रखने हैं। याद रख लोगे? चलो दोस्तों मुझे आप एक चीज बताओ, ये जिंक क्या है? एक मेटल है या नॉन मेटल है? धातु है या धातु है? सर धातु है, आपने कई बार बताया है। ये HCl क्या है? एक अम्ल है क्या? तो कोई मुझे बता सकता है क्या क्या बनेगा? सर आपने बताया है अभी किसी मेटल की अभिक्रिया एसिड से कराने पर क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है। तो लो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2, तो ये बना दो। क्लियर है? और इसके साथ में क्या बनेगा? एक सॉल्ट बनेगा। क्लियर? अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, यहां पर आपके 2 हाइड्रोजन है, पक्का है हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो 2 है इधर। क्या इधर हाइड्रोजन 2 है क्या? नहीं सर, एक ही है। तो इसको 2 करने के लिए मैं इसे 2 से गुना कर दूं? बिल्कुल कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 हाइड्रोजन इधर रह गया, इधर एक जिंक बचा, 2 क्लोरीन बचे। तो दोस्तों ये कौन सा सॉल्ट बनेगा? ये वाला सॉल्ट बनेगा जिसका नाम है जिंक क्लोराइड। तो दोस्तों ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना, आप लोग सीधे इसको याद रख सकते हो। आपको इक्वेशन बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल से ध्यान रखना कि जब आप लोग जिंक की अभिक्रिया HCl से करवाते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है और साथ में एक सॉल्ट बनता है जिसका नाम क्या है? जिंक क्लोराइड है। इस सॉल्ट का नाम क्या है? जिंक क्लोराइड। कई बार एग्जाम में फॉर्मूला नहीं पूछ के आपसे पूछेगा जब जिंक की अभिक्रिया HCl से करवाएंगे तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? जिंक क्लोराइड। फॉर्मूला पूछ ले सॉल्ट का, ZnCl2। याद रख लोगे? पहला एग्जाम्पल याद रख लोगे? ठीक है। बात करते हैं दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल है सर। H2SO4 क्या है? क्या ये एक एसिड है क्या? अम्ल है। और मैंने आपको बताया जब अम्ल की अभिक्रिया मेटल से कराते हैं तो क्या होता है? कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। उसको निकाल दो। ये H2 आपने निकाल दिया, बचा क्या? MgSO4। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए हाइड्रोजन गैस के साथ में कौन सा सॉल्ट बना, उसका सूत्र क्या है? MgSO4। या उसका नाम पूछा जाए, उसका नाम क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट। याद रह जाएगा। केवल 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। पहला मैंने बता दिया, दूसरा मैंने बता दिया, और आपको रटने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप लोग केवल ये ध्यान रखोगे तब भी आप लोग एग्जाम में इजीली कर लोगे। ठीक है? क्लियर? एक ऋषि नाम का लड़का है, सर आपने कम लड़ाई लड़ी है। हाँ ऋषि जी यार, वो क्या है, थोड़े डंडे वंडे कम लेकर गया था मैं, पिस्तौल विस्तौल थी नहीं है, तो कहाँ से लड़ता यार, है ना। अगली बार आपको लेके चलेंगे, टेंशन मत लो ऋषि जी, है ना। आ जाओ। तीसरी बात करते हैं हम लोग, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। आयरन, क्या ये एक मेटल है क्या? आयरन मेटल है क्या? बोलते नहीं हो जी सर। HCl, क्या ये एसिड है क्या? यस सर। तो आपको क्या करना है ना, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। आयरन जिसका सिंबल होता है ये, HCl इसका फॉर्मूला होता है ये, तो क्या होता है, ये एक मेटल एक एसिड है, क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। 2 हाइड्रोजन चाहिए, इधर एक ही है तो इधर इसको 2 कर लो। 2 कर लिया तो आयरन 1 बच गया, क्लोरीन 2 बच गए, तो FeCl2। तो सॉल्ट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये। अगर आपसे पूछा जाए सॉल्ट का नाम क्या है, आयरन 2 क्लोराइड है। क्यों सर आयरन के आगे 2 क्यों लगाते हैं? सिंपल आयरन क्लोराइड बोल दो, क्योंकि दोस्तों कई बार ये वाला सॉल्ट बन जाता है, मतलब एक ये भी होता है, तो इसको भी, ये भी फिर आयरन क्लोराइड हो गया, ये भी आयरन क्लोराइड हो गया। तो इस वाले का नाम रखते हैं आयरन 2 क्लोराइड और इस वाले का नाम होता है आयरन 3 क्लोराइड। अभी इससे कोई मतलब नहीं है, आप तो केवल ये चीज ध्यान रखिएगा। आ गई बात समझ में? चलिए दोस्तों देखते हैं आप लोगों को बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। मैं एक टेबल में मैं डाल देता हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया जिंक से करवाओगे तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? जिंक क्लोराइड। दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से करवाओगे तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया आयरन से कराओगे तो कौन सा बनेगा? आयरन 2 क्लोराइड। ये 3 एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने केवल। क्लियर है क्या? आ गई? ठीक है। चलिए
अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज आप लोगों से और पूछूं, ईमानदारी से मुझे बताओ, ये वाली सीरीज किस किस को याद है? मैंने आपको बोला था दोस्तों, याद रखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। किस किस बच्चे को याद है? याद है, अच्छी बात है। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो वो शायद एग्जामिनर क्या बताएगा, मैं खुद बताता हूँ, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है ना। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमको तो मीठा मीठा बोलो, हमको आदत ही मीठा मीठा की है, अच्छा सुनने की है सर, हमको कम से कम 3 से 4 बार ये टेबल आ चुकी है, आपसे रिक्वेस्ट कर करके बोल दिया है कि दोस्तों इसको ध्यान रखो, नहीं है तो कोई बात नहीं हुई, अगले साल वापस आ जाना, या अगले साल और किसी टीचर के पास चल जाना जो 99 में दे दें। पढ़ाई वढ़ाई तुम करते नहीं हो। 1000 बार बोल दिया कि जो चीज़ें मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूँ प्लीज़ उसको समझ में आ गया, अच्छी बात है, लेकिन रिवाइज करो इसको। देखो आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन होता है एक नॉन मेटल यानी एक अधातु, और इस लिस्ट में आप लोग देखोगे सारे के सारे क्या है, मेटल है, सारे के सारे धातु है। कहीं ना कहीं हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कौन कौन सी धातु है जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है और कौन कौन सी धातु है जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होती है। बोलो, कहीं ना कहीं यही है इस टेबल का मतलब, बोलो यस, वेरी गुड। अब आप लोग मुझे एक छोटी चीज बताइए, जब जिंक की अभिक्रिया HCl से करवाई तो कहीं ना कहीं HCl से हाइड्रोजन को अलग निकाल दिया ना, और क्लोरीन के साथ में जिंक आके बैठ गया। बोलो, कहीं ना कहीं यही हो रहा है क्या? बोलो दोस्तों, मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब आप लोग H2SO4 से करवाया तो मैग्नीशियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को अलग किया। भाई तू अलग जा, मैं बैठूंगा SO4 के साथ में, कहीं ना कहीं यही हुआ है। दोस्तों आयरन की अभिक्रिया HCl से करवाई तो आयरन ने हाइड्रोजन को अलग कर दिया, इससे निकाल के हट, तो अलग हो, मैं बैठूंगा क्लोरीन के साथ में, क्या यही हुआ क्या? तो मुझे बताओ जिंक ये काम क्यों कर पाया? क्योंकि जो जिंक है वो हाइड्रोजन से शक्तिशाली है। बोलो, मैग्नीशियम ये काम क्यों कर पाया? क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन से ज्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों आप मुझे बताओ आयरन ये काम क्यों कर पाया? क्योंकि जो आयरन है वो हाइड्रोजन से ज्यादा शक्तिशाली है। अब दोस्तों दिक्कत ये हुई, एग्जाम में क्वेश्चन आया ALP 2018 में कि कॉपर की अभिक्रिया HCl से करवाने पे क्या मिलेगा। बच्चे तो प्यारे प्यारे होते हैं, आप तो काफी प्यारे प्यारे हो, आपने दिमाग लगाया सर ये एक अम्ल है, सर ये एक धातु है, धातु की अम्ल से अभिक्रिया कराते तो सर हाइड्रोजन गैस बनती है, आपने हाइड्रोजन गैस बता दी। तो इधर सर 2 है तो इधर 2 कर दिया, फिर आपने देखा 2 हाइड्रोजन इधर आ गए, 2 क्लोरीन बचे, 1 कॉपर बचा। तो एक ऑप्शन में ये था CuCl2 प्लस हाइड्रोजन, बच्चे ऐसे करके आ गए, एग्जामिनर ने ऐसे कर दिया, और बच्चे बाहर आके बोले गुरुजी मेरे को तो जो यही तो होता है, यही तो होता है। अरे एक चीज मुझे बताओ, क्या कॉपर में इतनी हिम्मत है क्या हाइड्रोजन को अलग कर दे? हाइड्रोजन से नीचे बैठा है, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, कोई उत्पाद नहीं बनेगा। आ गई क्या बात समझ में? अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। तो सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा, चीजें समझनी पड़ेगी। जब चीजें समझोगे तो 40 में से 40 भी आएंगे, 30 में से 30 भी आएंगे, 25 में से 25 भी आएंगे, 20 में से 20 भी आएंगे। अगर नहीं रटोगे, अगर आप लोग नहीं समझोगे, केवल रटने पे ध्यान दोगे तो काम नहीं चलेगा। अब देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया इस बार टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति सबसे कम अभिक्रियाशील है? जैसे मान लो ये HCl है, एक एसिड है। अब कौन सी मेटल है जो कि उतनी ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, इससे ज्यादा अच्छे से अभिक्रिया नहीं कर पाएगी? मतलब
अभिक्रिया करने का मतलब इससे हाइड्रोजन उतना ज्यादा जल्दी से नहीं हटा पाएगी। बताओ बताओ। तो इनमें से कम रिएक्टिव कौन है, कौन मुझे बताएगा? इनमें से कम रिएक्टिव कौन है? कौन है? एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम में मैंने आपको बोला है, प्लीज आप लोग ये याद रखिए। ये बेटा एल्यूमिनियम, ये रहा आयरन, ये आई थिंक एक जिंक था और एक मैग्नीशियम था। बताओ सबसे कम रिएक्टिव कौन है? आयरन है। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज याद ही नहीं रहेगी तो क्या क्वेश्चन कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे? कॉन्सेप्ट आपको आता है लेकिन अगर एग्जाम में सीरीज ही याद नहीं है तो कैसे काम कर पाओगे? आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए बताएंगे। अब बताओ, ये एलपी का क्वेश्चन इस बार का, बताओ कौन सी धातु है जो कि तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है, ज्यादा रिएक्टिव है? बताओ कौन सी मेटल है जो इससे तुरंत अभिक्रिया कर लेगी, तुरंत हाइड्रोजन निकाल देगी? कौन ज्यादा शक्तिशाली हाइड्रोजन से? बहुत ज्यादा। बताओ बताओ बताओ। याद है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा। मैग्नीशियम, वेरी गुड यार। इन चारों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम है। देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर केवल 3 चीजें बैठी है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, जो कि ऑप्शन में नहीं है। वेरी गुड। चलिए इसका आंसर, आ गई बात समझ में? अब दोस्तों एक दिक्कत है, बताऊं क्या दिक्कत है? जैसे मान लो आपने अभिक्रिया करवाई इस मेटल की इस एसिड से, आ गई बात समझ में? क्या बन रहा था? जिंक क्लोराइड बन रहा था, बैलेंस कर लो है ना, और हाइड्रोजन गैस बन रहा था। ये बात सही है दोस्तों। क्या होगा अब देखो, गैस, ये हाइड्रोजन गैस बन रही है। हाइड्रोजन गैस का कोई भी कलर नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, ना कोई स्मेल होती, तो गैस निकल रही है, इसकी कोई स्मेल भी नहीं है। तो आपको कैसे पता पड़ेगा ये गैस निकल रही है, वो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है? कैसे इसका पता करें? आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से आप समझो। आप क्रिकेट स्टेडियम में गए मैच देखने के लिए, है ना, आपको पता है खिलाड़ी काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो जैसे एक अनुमान लगाते हैं कि यार हो सकता है ये रोहित शर्मा हो सकता है विराट कोहली हो। अगर उनकी टी शर्ट आपको दिख जाती है तो आप इजीली बता दोगे अरे टी शर्ट के पीछे कोहली लिखा हुआ है, या धोनी लिखा हुआ है, रोहित शर्मा लिखा हुआ है, या हार्दिक पांड्या लिखा हुआ है। आगे बात समझ में? लेकिन मान लो दोस्तों सबने सफ़ेद कलर के कपड़े पहन रखे हैं, किसी पे कुछ भी नहीं है, बहुत दूर से पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि उधर कौन है ना, मतलब समझ रहे हो? अपन तो इतना क्रिकेट देखते हैं, आप इतना देखते हो, ठीक है आप तो बता लोगे, लेकिन एक जो नॉर्मल इंसान है जिसने कभी क्रिकेट नहीं देखा, वो कैसे बता पाएगा? नहीं बता पाएगा ना। तो हमारे को भी दिक्कत ये आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा है गैस कौन सी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हाइड्रोजन गैस क्या है? काफी ज्वलनशील गैस है, ठीक है। तो अगर मैं एक माचिस की तीली लेकर आऊं इसके पास में, या लाइटर लेकर आऊं, और अगर दोस्तों ये जल जाए, तो थोड़ा सा क्या आइडिया लग सकता है क्या कि ये हाइड्रोजन गैस हो सकती है? थोड़ा सा लग सकता है क्या? अगर मैं ऐसे कर दूं लाइटर से और ये जल जाए इधर, बोलो। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि यार एक बोतल है, एक बोतल में पानी है, एक बोतल में केरोसिन है, कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा पानी है कौन केरोसिन है? तो आप इधर सूंघ के बता सकते हो, क्योंकि केरोसिन की एक अलग स्मेल होती है। मान लो आपकी नाक भी खराब हो रही है, तो आप 2-2 बूंद जमीन पर डालना, माचिस की तीली लगाना, पानी में कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये जल जाएगा। तरीका है ना। तो इधर हमको पता है हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील है, हम लोग क्या करेंगे, लाइटर ला देंगे या एक माचिस लगाएंगे तो वो जल जाएगी वो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी गैस तो और कई भी गैस हो सकती है जो जल सकती है, हाइड्रोजन गैस की क्या खास बात है कि जब ये जलती है ना तो एक साउंड उत्पन्न होता है, उस साउंड का नाम है पॉप साउंड। पॉप ध्वनि से पप 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 पप, ऐसे फटाके फूटते हैं ना, ऐसे पप
तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जब हाइड्रोजन गैस जलती है तो कौन सी साउंड आती है, पॉप ध्वनि, इसका है ना, बोलते हैं इसको पॉप ध्वनि है, पॉप। और एक्चुअल में आवाज कैसे आती है, ऐसा पप 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 पप, जैसे चटर पटर होती है ना दिवाली के समय। बताओ, आ जाओ, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोजन गैस को, जब बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद द पॉप साउंड, जब जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस जब जलती है ना, तो आप कुछ भी माचिस की तीली या कुछ भी लेके होंगे ना, पॉप पॉप ऐसा कुछ साउंड आएगा। आ गई बात समझ में दोस्तों, बोलो बोलो। तो हम पहले क्या समझ रहे थे, एसिड और बेस की अभिक्रिया जब मेटल से करवाएंगे तो क्या होगा। तो एसिड की अभिक्रिया मेटल से करवाने पर क्या होता है, बता दिया था क्या मैंने। और बेस की अभिक्रिया मेटल से होने पर क्या होती है, ये भी बता दिया था। अरे बेस वाला भी तो बता दिया था, लेकिन एग्जाम्पल नहीं बताया मैंने कि बेस की अभिक्रिया मेटल यानी धातु से करवाने पर। ये तो बता दिया था कि यहां पर भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। आ गई क्या, क्लियर है, आ जाओ। अरे बताया था, भूल गए यार, तुम पता नहीं क्या करते हो। एग्जाम्पल्स तो ध्यान रखना है, केवल 2 एग्जाम्पल्स ध्यान रखना है। कितने कितने, 2। चलो आ जाओ। पहला एग्जाम्पल, जिंक क्या है, एक मेटल है, ये क्या है, एक बेस है, एक क्षारक है। तो दोस्तों क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस, साथ में एक सॉल्ट बनेगा। तो जब जिंक की अभिक्रिया हम लोग NaOH इस वाले बेस से करवाते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। दोस्तों बहुत बहुत महत्वपूर्ण, अगर एग्जाम में पूछा जाए जिंक की अभिक्रिया इससे कराने पर जो सॉल्ट बनता है उसका नाम क्या है, तो उसका फॉर्मूला तो ध्यान रखो, Na2ZnO2। दोस्तों फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप लोगों से इसका नाम पूछा जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट। याद रख लोगे, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, जब आप लोग एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करवाते हो इस वाले बेस से, हालांकि इस वाली अभिक्रिया को पूरा कराने के लिए कुछ पानी की भी आवश्यकता होती है। तो जब आप लोग इस वाले इस वाली धातु की अभिक्रिया इस क्षारक से यानी इस आप लोग बेस से करवाते हो तो आप लोगों को हाइड्रोजन गैस तो मिलेगी। साथ में दोस्तों एक सॉल्ट बनता है, उसका नाम क्या है, उस लवण का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम एल्यूमिनेट। और दोस्तों इसका फॉर्मूला ध्यान रखो, NaAlO2। ठीक है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये 2 एग्जाम्पल्स याद रख लेंगे, एक ये वाला एक ये वाला। कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको याद रह जाएंगे, गुरुजी हमको याद रह जाएंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन, दोनों एग्जाम्पल्स को मैं टेबल में डाल देता हूं, ध्यान रखिएगा। जिंक की अभिक्रिया इस वाले बेस से करवाने पर कौन सा आप लोगों का सॉल्ट बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है। और दोस्तों एल्यूमिनियम की अभिक्रिया NaOH से करवाने पे जो आपका सॉल्ट बनता है उसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 रिएक्शन है, 2 याद रखनी है। अंधेरे में भी पूछ ले, उजाले में पूछ ले, सुबह दिन में रात में कभी पूछ ले, ये आप लोगों को याद रहना चाहता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। एक बच्चा है जिसका नाम है राजा यादव, बोल रहा है सर आपने बायोलॉजी तो गजब पढ़ाई, फिजिक्स आपने शॉर्ट पढ़ा दी। हाँ, ये राजा यादव जी क्या है, अपने कॉलेज में फिजिक्स के लेक्चरर है ना, तो इनको पता है क्या होता है ना, फिजिक्स के महाज्ञाता ही है, लेक्चरर ही है, राजा यादव लेक्चरर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लो ना भी इनसे फिजिक्स का, ये राजा का बाजा बज जाएगा, कमेंट करा लो। एक क्वेश्चन बायोलॉजी का पूछ लो भी हिल जाओगे, पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है, ये करा। आ गई बात समझ में, क्लियर है, याद रह जाएगा। देखो भूल तो नहीं जाओगे, नहीं भूलेंगे सर। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एसिड और बेस की रिएक्शन मेटल से के साथ कराने पर क्या होता है ये हम लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरी। दोस्तों एसिड और बेस की रिएक्शन जब हम लोग मेटल कार्बोनेट से करवाएंगे तो क्या होगा। गुरुजी मुझे ये नहीं पता मेटल कार्बोनेट क्या होता है, कोई बात नहीं समझाऊंगा, टेंशन मत लो।
लेकिन सबसे पहले ये समझो हम लोग करने वाले क्या हैं कि एसिड और बेस की अभिक्रिया मेटल कार्बोनेट से करवाने पर क्या होगा, धातु कार्बोनेट से करवाने पर क्या होगा। गुरुजी मुझे ये नहीं पता मेटल कार्बोनेट क्या होता है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है ठीक है। आ जाओ दोस्तों, इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत बढ़िया, इसका भी कोई ना कोई नाम होगा, इसका भी कोई ना कोई नाम होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या, क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूं क्या, गलत तो नहीं बोल रहा, नहीं गुरुजी। दोस्तों इस कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहां पर सल्फर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहां पर कार्बन के साथ में, यहां पर नाइट्रोजन के साथ में। तो दोस्तों इसको कई बार हम कार्बन का ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, सल्फर का ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, क्या मैं इसे बोल सकता हूं क्या। तो सिमिलरली मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, जब किसी मेटल के साथ में CO3 जुड़ा होता है। आ गई बात समझ में। हो सकता है किसी मेटल के साथ में 2 CO3 जुड़े, किसी के साथ में 1 जुड़े, जैसे आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, किसी के साथ में 2 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, किसी के साथ में 1 जुड़ रहा है, किसी के साथ में 3 जुड़ते हैं, किसी के साथ में क्या। आगे बात समझ में क्लियर है, आगे बात समझ में। हाँ जी बेटा, सुनील कुमार जी बताइए। सुनील कुमार जी बोल रहे हैं सर बाजा तो आपका भी बच जाएगा। बताओ बेटा कैसे बजाओ, प्लीज बजाओ, आ जाओ। क्लियर है। तो जैसे अगर आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं इसको सोडियम का कार्बोनेट बोल सकता हूं, क्या मैं इसको कैल्शियम का कार्बोनेट बोल सकता हूं, बोलो। क्या मैं इसको मैग्नीशियम का कार्बोनेट बोल सकता हूं, क्या मैं इसको पोटेशियम का कार्बोनेट बोल सकता हूं। समझ में आया कार्बोनेट का मतलब क्या है, या मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या है, जब मेटल के साथ में CO3 जुड़ा होता है। आगे बात समझ में, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग देखेंगे जब इसकी अभिक्रिया किसी अम्ल से करवाएंगे या इसकी अभिक्रिया जब किसी बेस से करवाएंगे तो क्या होगा। आगे बात समझ में क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है। दोस्तों जब कोई मेटल के साथ में HCO3, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जब किसी मेटल के साथ में ये जुड़ा होता है तो उसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं क्या सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकता हूं क्या, क्या सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकता हूं क्या। आगे बात समझ में। तो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके साथ में जब किसी अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे या किसी बेस की करवाएंगे तो क्या होगा। आ गई बात समझ में। एक बच्चा बोल रहा है कि सर इधर Na2 क्यों आया, यहां पर तो एक ही है, यहां पर भी 2 है, यहां पर 1 है ना। देखो दोस्तों ये बॉन्डिंग है कि बॉन्ड कैसे बनते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था, आयंस पढ़ाए थे ना, आयंस। तो मुझे देख के बताना CO3 के ऊपर कैसा चार्ज था, आवेश कितना था, कोई देख के बताएगा कि अपने बताओ। -2 था। और Na के ऊपर कितना आवेश था, +1 था। तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला आपस में जुड़ेंगे क्या, कैसे जुड़ेंगे। तो मैंने क्या बताया था, देखो CO3 के ऊपर जो है उसको नीचे लिख दो, सोडियम का जो इधर लिख दो, इसको ऐसे लेके जाओ, इसको ऐसे लेके जाओ। मैंने बताया तो था बेटा, भूल गए क्या आप लोग, भूल गए क्या, है ना, भूल गए आप लोग, है ना। चलो आ जाओ आ जाओ। तो कोई भी चीज समझो ना, पहले आप लोग ये समझो कि हम लोग टॉपिक क्या है। तो आप लोगों अगर मैं सीधे स्टार्ट कर देता कि भैया इस अभिक्रिया से ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, तो चीजें नहीं होती। तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कार्बोनेट क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है। आगे बात समझ में क्लियर है। अरे आगे क्या आ गई या नहीं आई, बताओ आ गई या नहीं आई। चलो तो बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि दोस्तों एसिड की अभिक्रिया मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराने पर क्या मिलती है। उसके बाद में बात करेंगे बेस की अभिक्रिया से क्या मिलता है। आगे बात समझ में ठीक है।
देखो दोस्तों, ध्यान रखना, जब भी किसी एसिड की अभिक्रिया मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएंगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को? तीन चीजें मिलेगी। ठीक है, तीन चीजें आप लोगों को मिलेगी जो ध्यान रखना है। एक सॉल्ट मिलेगा, लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तीन चीजें याद रख लोगे। मैं फिर से बता रहा हूं, एसिड की अभिक्रिया एमसी का मतलब मेटल कार्बोनेट, ठीक है, गलत मत समझ लेना, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराओगे तो तीन चीजें मिलती है। एक सॉल्ट मिलता है, लवण मिलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, साथ में क्या बनता है? वाटर यानी पानी बनता है। ये तीन याद रख लोगे। सर एग्जांपल देखिए, बताओ, आ जाओ। ये क्या है? हम एक इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, अगर आप लोगों को नहीं देखेगा तो टेंशन मत लो, एक सेकेंड रुको। ठीक है, HCl क्या ये एक एसिड है क्या? बस मुझे ये बताओ, कुछ मत देखो, क्या ये एक एसिड है क्या? यस सर। Na2CO3, सोडियम के साथ में क्या CO3 जुड़ा हुआ है क्या? सोडियम क्या एक मेटल है क्या? कहीं ना कहीं ये मेटल कार्बोनेट है क्या? और मेटल कार्बोनेट की अभिक्रिया कहीं ना कहीं एसिड से करवा रहे हो क्या? यस और नो। तो तीन चीजें मिलती है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है, वाटर मिला है और आपका एक सॉल्ट मिला है। क्लियर है? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी ठीक है, CO2 हम लोग निकाल देंगे, H2 हम निकाल देंगे, उसके साथ में जो बन रहा है उसका एक सॉल्ट बन जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पहली चीज। क्लियर है? दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जब आप लोग, अब सारा ध्यान आप लोग इधर रखिएगा, है ना, सारा ध्यान आप लोग इधर रखिएगा। देखो इधर आओ, इधर आओ दोस्तों। ये NaHCO3 क्या है? मैंने क्या बोला? HCO3 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या सोडियम मेटल होता है क्या? हाँ। तो क्या ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है क्या? और दोस्तों इसकी अभिक्रिया क्या किसी एसिड से करा रहे हो क्या? तो मैंने आपको क्या बताया, एसिड की अभिक्रिया मेटल कार्बोनेट से करवाओ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाओ, क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। सर AQ का मतलब क्या? जलीय विलयन, मतलब पानी में HCl घोल रखा है आपने। क्लियर है? क्लियर है? कुल मिला के तनु अम्ल बोल दो इसको। आगे बात समझ में? ठीक है। तो देखो, क्या ये तीन चीज ही मिल रही है क्या? वही सेम चीज जो ऊपर मिल रही थी, वही चीज यहां पर मिल रही है। आगे बात समझ में? कोई परेशानी है क्या? सर BR आइए, बिल्कुल आएंगे, आपका जब सिलेक्शन होगा तब आएंगे मिठाई खाने, अभी नहीं आएंगे। आगे बात समझ में? आ गई? एक मजे की बात बताऊं, आपका चीज आसान कर दूं क्या? दोस्तों जब बेस की अभिक्रिया मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाओगे तो क्या मिलेगा? पिछले बार तो सेम था, एसिड मेटल से अभिक्रिया करने पर जो दे रहा था, बेस भी मेटल से अभिक्रिया करने पर वही दे रहा था। लेकिन यहां पर बेस ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई साहब जो आप करते रहोगे वही थोड़ी मैं करता रहूंगा। ठीक है, आप मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके ये चीज़ देते होंगे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बेस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कोई अभिक्रिया नहीं करता, नो रिएक्शन। मजा आ गया ना? आपका काम आसान हो गया ना? हो गया ना? हो गया ना? बताओ यार। अब दोस्तों एक समस्या है मेरे पास में, यहां पर जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये कैसे पता लगाए? अब दोस्तों इसका कोई रंग तो होता नहीं है, मान लो ये फॉर एग्जांपल पीले कलर की होती है मान लो, और अगर पीले कलर की कोई गैस निकल रही होती तो हम लोग बोल देते ये CO2 है। इसका कोई रंग नहीं है, ऐसा नहीं है इसके कोई गंध, गुलाब जैसी गंध हो, तो अगर कोई गैस निकल रही है गुलाब जैसे खुशबू आ रही है और मैं बोलूँ अरे यार ये ही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो चक्कर भी नहीं है। और दोस्तों ये ज्वलनशील गैस भी नहीं है कि हम पास में लेकर आए और अगर जले तो हमको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यार या तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है या हाइड्रोजन हो सकती है, ये ज्वलनशील भी नहीं है। अब क्या करें?
तो दोस्तों चेक करने का एक तरीका है हमारे पास में। देखो आ जाओ दोस्तों, ध्यान रखो, इसे हम लोग बोलते हैं चूने का पानी, लाइम वाटर। दिखने में कैसा लगता है सर, ये बताओ। दिखने में ये ऐसा होता है, क्लियर है? दिखने में ये ऐसा होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब एक्वियस सॉल्यूशन लेते हैं, जलीय विलयन लेते हैं, इसका मतलब पानी में आपने ये घोल रखा है अच्छे से, इसे हम लोग लाइम वाटर यानी चूने का पानी भी बोलते हैं। इस चूने के पानी का रंग कैसा है? कोई रंग नहीं है ना इसे। दोस्तों जब हम लोग इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल देते हैं ना, तो इसका रंग कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है, दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो जो गैस निकल रही है, अगर हमको पता करना है कि वो कौन सी गैस है, तो हमने इसमें डाल के देखा, और अगर इसमें डालने से इसका कलर ये हो गया होगा, तो पक्का है वो गैस कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ये जो चूने का पानी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर इसका पानी कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। और क्यों हो जाता है इसका कारण मैं भी आप लोगों को बताता हूं। देखो दोस्तों, ये जो चूने का पानी है ना, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराते हैं ना, तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट नाम का एक पदार्थ, और इसका रंग क्या होता है? सफेद होता है, और साथ में पानी। तो पानी बना और कैल्शियम कार्बोनेट बना, इसका रंग है सफेद। तो बेसिकली पूरा का पूरा पानी जो होगा सफेद रंग का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? दूधिया रंग का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना, बोलो, अरे बोलो, यस और नो, क्लियर है? अब दोस्तों अगर आप लोगों से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाए कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर चूने के पानी का रंग दूधिया, चूने का पानी का रंग कैसा हो जाता है? आंसर होगा दूधिया यानी मिल्की। अगर पूछा जाए चूने के पानी का रंग दूधिया किसके बनने की वजह से होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए कि अगर हम इस चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डालते रहे डालते रहे डालते रहे डालते रहे डालते रहे डालते रहे, तो बहुत ज्यादा मात्रा में डाल दे, तब क्या होगा? दोस्तों ये जो दूधिया रंग मिला था ना, वो धीरे धीरे गायब होना लग जाएगा। ऐसा क्यों सर? आइए। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप लोग, जैसे अभी के लिए आपके पास में ये बन गया, लेकिन आपके पास में क्या है? ये है, लेकिन आप डालते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और दोस्तों इसका रंग सफेद नहीं होता, इसका कोई रंग नहीं होता। तो जो सफेद रंग वाला जो था वो धीरे धीरे गायब होता रहेगा, और आपको वापस मतलब दूधियापन क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन करते हैं यार। बताओ सर, मैंने अभी बैच लिया है, कहाँ से कंटिन्यू करूं? अरुण जी पहली क्लास से करिए। अगर आप बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली क्लास से करिए, केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली क्लास से करिए, फिजिक्स कर रहे हैं तो पहली क्लास से करिए। बताइए इसका आंसर। जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है, दोस्तों देखो इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है दोस्तों? जब इसका एक्वियस सॉल्यूशन लेते हैं, जलीय विलयन लेते हैं, इसका मतलब क्या है? पानी में आपने ये डाल रखा है, तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? लाइम वाटर, यानी चूने का पानी, चूने का पानी। क्लियर है? अब दोस्तों जब आप लोग इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, नहीं बनता? साथ में वाटर भी बनता है। बोलो तो क्या बनता है? वाटर तो ऑप्शन में नहीं है, वाटर के साथ में क्या कुछ और भी बन रहा है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे क्या? कर लोगे क्या एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व? कर लोगे या नहीं करोगे? अरे करोगे या नहीं करोगे? बोलो। चलिए तो आज यहां तक रखे, बाकी की चीजें करेंगे दोस्तों कल। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? अब बताओ कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, अब करो। बताओ कोई भी समस्या हो, डाउट हो, अब पूछो मुझसे। बताओ। और दोस्तों इस सैटरडे संडे अपन कोई छुट्टी नहीं रखेंगे, अपनी क्लास चलेगी कंटिन्यूसली, ध्यान रखना। बताओ।
सर योर टीचिंग स्टाइल इज़ अमेजिंग, थैंक यू सो मच। और बताओ सर, मेरा बिजली विभाग महाराष्ट्र महावितरण में सिलेक्शन हो गया है, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो रिया जी। ठीक है सर जी, स्लैग डिलैम क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं आगे, है ना। अपन जब बोला अभी कल या परसों क्लास में आएगा, चूना बुझा हुआ चूना सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ केवल उस पर ध्यान दे। सर ब्लैक बैकग्राउंड रखो ना। लोकेश जी मैं इसलिए ब्लैक बैकग्राउंड नहीं रखता क्योंकि अगर आप लोग फिर उसका प्रिंट आउट निकालोगे, है ना, कई बच्चे प्रिंट आउट निकालते हो, काफ़ी महंगा बैठ जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसलिए मैं नहीं करता। क्लियर है, अच्छे से पढ़ो। चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल सेम टाइम पे। और फिर से बताता हूँ सैटरडे संडे कोई छुट्टी नहीं होगी। धन्यवाद।